अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन बेंचेस से क्यों निकाला के अल्फाज की गूंज सुनाई देती रही। बिलावल भुट्टो तकरीर करते रहे, अपोजिशन की बेंच बजती रही, हुकूमती अरकान नाराज होते रहे और इस शोर शराबे ने कौमी असम्बली का माहौल गर्म रखा। बिलावल भुट्टो पिछले कुछ दिनों से उसे सिर्फ हुकूमत को ही मुश्किल वक्त नहीं दे रहे बल्कि अपोजिशन जमात नून लीग पर भी हावी नजर आ रहे हैं। ओपोजिशन जमातों में सबसे वाज़े किरदार अदा करते नजर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने पीटीआई की जानिब से कुछ वज़रा से कलमदान वापस लेने और उनकी जगह पीपल्स पार्टी के साबिका वज़रा को सौंपने पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद की, कई सवालात उठाए। वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए बिलावल भुट्टो ने सिलेक्टेड वज़ीर आज़म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और करते हुए कहा कि वज़ीरों को निकालने से सिलेक्टेड वज़ीर आज़म की नाअहली नहीं छुपेगी। लफ्ज़ सिलेक्टेड कहने पर हुकूमती बेंच ने शोर मचाया, एहतजाज किया, लेकिन बिलावल ने अपनी बात कहते चले गए, तनकीद करते चले गए और पीपल्स पार्टी के अरकान उनकी हिमायत में खड़े रहे, उनकी हर बात पर डेस्क बजाते रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सवाल किया कि बताया जाए कि वजीर खजाना को क्यों निकाला और निकाल कर रखा भी तो आसिफ जरदारी के वजीर खजाना को। बिलावल भुट्टो ने कहा कि तहरीक इंसाफ तो हम पर तनकीद करती रही कि जो नुकसान हुआ हमारी वजह से हुआ, हमने कर्ज लिए, हम पर तनकीद करते रहे और आज ऐसा यू टर्न लिया कि हमारे ही वजीर खजाना को अपना वजीर खजाना बना लिया। बिलावल भुट्टो कौमी असम्बली में वज़रा के नाम गिनवाते रहे और वजीर आज़म को सिलेक्टेड वजीर आज़म के ताने देते रहे, नालायक कहते रहे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कौमी असम्बली में मौजूद वज़रा के हवाले से एक आंख से देखें तो मुशर्रफ की काबीना है और दूसरी आंख से देखें तो पीपल्स पार्टी के वजीर नजर आते हैं। अग्रेसिव तनकीद करते रहे, फिर खुद भी मुस्कुराते रहे। बिलावल की तनकीद पर हुकूमती अरकान एहतजाज करते रहे। आज पीटीआई हुकूमत में है लेकिन इस जमात में शामिल रहनुमा माजी में वजीर खजाना हफीज शेख की पॉलिसी और कारकर्दगी पर तनकीद करते रहे। ये तनकीद उस जमाने में की जाती थी जब हफीज शेख पीपल्स पार्टी की हुकूमत में वजीर खजाना थे। तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी शेख रशीद तक उन पर तनकीद करते रहे। साथ ही दिलचस्प बात है कि शेरी मज़ारी साहिबा उन पर शदीद तनकीद करती रही। शेरी मज़ारी ने 2012 में हफीज़ शेख पर तनकीद करते हुए मुतादिद ट्वीट्स किए। शेरी मज़ारी ने ट्वीट किया कि हफीज़ शेख ने तस्लीम किया कि पूरी हुकूमत तवानाई बहरान की जिम्मेदार है, वो हुकूमत का हिस्सा है, इसलिए इब्तिदा करते हुए इस बड़ी नाकामी के बाद उन्हें मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। एक और ट्वीट में उन्होंने कहा था कि अमेरिका तमाम मुहाजों से मुसलसल धमकियां और दबाव डाल रहा है, लेकिन हुकूमत क्या कर रही है? अमेरिका के पसंदीदा हफीज शेख के लिए सब कुछ कर गुजरना चाहती है। अपने एक और ट्वीट में उन्होंने कहा कि हुकूमत हो सकता है IMF के पास बेल आउट के लिए जा सकती है, फिर भी हफीज शेख कहते हैं कि हुकूमत बैरूनी इमदाद से छुटकारा हासिल करना चाहती है। हफीज शेख कितने झूठे आदमी हैं। 2013 में भी शेरी मज़ारी ने मुतादिद ट्वीट्स किए, वो तमाम हफीज शेख के खिलाफ थे। जनवरी 2013 में उन्होंने ट्वीट किया कि IMF ने पाकिस्तान की तमाम दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, लेकिन अमेरिका के कठपुतली हफीज शेख कहते हैं कि IMF से बातचीत मुफीद रही। हमारे डॉक्टर शेख बेशर्मी के साथ झूठ बोलते हैं। फरवरी 2013 में उन्होंने ट्वीट किया कि हफीज शेख मुस्ताफ़ी होते हैं, हम सुकून का सांस लेते हैं और फिर पता चलता है कि वो निगरां वज़ीर आज़म हो सकते हैं। क्या हमें कभी भी अपने इंतखाबी अमल में अमेरिका की तरफ से प्लांट किए गए लोगों की तरफ से छुटकारा नहीं मिल सकता? अमेरिका का कठपुतली कहती रही उन्हें, अमेरिका का प्लांट किया गया वजीर कहती रही उन्हें, IMF के प्रोग्राम में जाने की वजह भी उन्हें ही बताती रही। साथ ही कहा कि हफीज शेख को निगरां वज़ीर आज़म बनाने के लिए नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी मुकमुका कर रहे हैं, शर्मनाक है। फरवरी 2013 में उन्होंने ट्वीट किया कि सुना है हफीज शेख जा रहे हैं, उन्हें जाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। हमारी मईशत को तबाह करने के लिए उन्हें अपने गुनाहों का हिसाब देना होगा। ये 2013 में किया और 2019 में गुनाहों का हिसाब इस तरह किया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपना वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ शेख को बना दिया। साथ ही शेख रशीद भी शदीद तनकीद उस ज़माने में करते रहे। हफीज़ शेख पर क्या कहते थे ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने शेख रशीद ने हफीज़ शेख के बारे में कहा कि शेख हफीज़ हमारे दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने और स्टेट बैंक ने कौम को रुस्वा कर दिया है। इन दोनों को सयाचिन में निकर पहनाकर खड़ा करना चाहिए। ये शेख रशीद ने उस वक्त कहा, यानी 2012 में। मगर कल नया पाकिस्तान प्रोग्राम में शहजाद इकबाल से बात करते हुए क्या कहा, इधर पाकिस्तान में जो तल्लकात मेरे शेख हफीज साहब के साथ हैं किसी के साथ भी नहीं है। सही। हमारा खाना पीना सफर, यानी आप इस तरह समझे कि हम दोनों भाइयों की तरह हैं। बट इस मुल्क में कीमती लोग नहीं मिल रहे, नायाब हैं। शहजाद इकबाल साहब, शॉर्टेज है, कहत है अच्छे लोगों का।
कीमती लोग नायाब हैं, हफीज़ शेख नायाब हैं, साथ ही किसी ज़माने में कठपुतली होते थे अमेरिका की, मुल्क से ना जाने दे कहा जाता था और कुफारा वो अदा करें, अब वो वज़ीर ख़ज़ाना हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिस पर पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज शदीद तनकीद की। साथ ही तनकीद ये हो रही है कि गुज़िश्ता हफ्ते वफाकी काबीना में बड़ी तब्दीलियाँ हो गई, अहम वज़रा के कलमदान तब्दील हो गए, यहाँ तक कि असद उमर जिन्हें तहरीक इंसाफ अपना चेहरा करार देती थी, उनसे भी वज़ारत ख़ज़ाना का कलमदान ले लिया गया, जिसके बाद इसी नौयत की तब्दीली से मुताल्लिक़ खबरें पंजाब हुकूमत के लिए सामने आईं और कहा गया कि अब पंजाब हुकूमत में तब्दीलियाँ होंगी। इस हवाले से अहम मुलाकातें भी हुई। वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली से मुताल्लिक़ कहा गया कि वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं और वो उन्हें बदलने का फ़ैसला कर चुके हैं, उनका नेमुल बदल तलाश किया जा रहा है। मामला वफाकी काबीना में तब्दीलियों के बरक्स निकल कर आया है। आज पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के अरकान ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया। इस हवाले से जारी की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें तहरीक इंसाफ अरकान ने नशिस्तों पर खड़े होकर उस्मान बुज़दार पर एतमाद का इजहार किया और कहा कि वो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के सिपाही हैं और उनके साथ हैं और साथ रहेंगे। अहम बात यह है कि आज वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक ईमान ने भी वज़ीर आज़म की हिदायत पर पंजाब असम्बली में वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की, जिसके बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ के अरकान पंजाब असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब पर एतमाद का इजहार करके पंजाब हुकूमत से मुताल्लिक कयास आराइयों को मुस्तरद कर दिया। जो हमारे मुखालफिन आए दिन वज़ीर आला पंजाब की गवर्नेंस के हवाले से, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से चहमगोइयाँ चल रही थी, आज उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर उनके तमाम MPAs ने एतमाद का इजहार करके उनको अपना वज़ीर आला के तौर पे एतमाद दिया कि उस्मान बुज़दार अकेला नहीं, पंजाब असम्बली की अक्सरियत उस असम्बली की उस पर एतमाद करती है। पंजाब गवर्नमेंट का जो चेहरा है वो शमशान बुखारी और मेरे भाई डॉक्टर शहबाज साहब हैं और इन्होंने मिल के काम करना है। बड़े भाई हैं जो चूरन अपोजिशन बेचना चाहती है वो बेच नहीं पाएगी क्योंकि कोई इख्तिलाफ नहीं। सवाल उठ रहा है कि जब असद उमर ना बच सके, फवाद चौधरी अच्छी कारकर्दगी के बावजूद हटा दिए गए, तो उस्मान बुज़दार अपनी कारकर्दगी पर बेपनाह तनकीद के बावजूद क्यों नहीं हटाए जा रहे? आखिर क्या वजह है? या फिर उनका जाना ठहर गया है, इंतजामात हो रहे हैं और तरदीद वैसी ही है जैसे असद उमर के हटाए जाने के हवाले से थी? अंदर की बात क्या है आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब अंदर की बात बताएं, ब्रेक से पहले हम मामला आवाम के सामने रख रहे थे, कभी चौधरी निसार का नाम आ रहा है, कभी ये खबर के हटाना तो चाह रहे हैं उस्मान बुज़दार को, मगर जो आज़ाद अरकान PTI में आए थे वो नाराज़ हैं या फिर चौधरी बिरादरान मानने को तैयार नहीं हैं। असल में मसला क्या है? हटाना चाह रहे हैं, लोग नहीं हैं हटाने के लिए, या फिर हटाना ही नहीं चाह रहे हैं इमरान खान साहब? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। जिस दिन इमरान खान साहब ने ये जो लास्ट आखिरी तनख्वाह वाला हुआ था, उस दिन वो सारे तैयार बैठे थे, परवेज़ इलाही समेत और सारे के आज बुज़दार साहब ख़त्म हो जाएंगे या आज उनका हट जाएंगे। जिस दिन इमरान खान साहब कहेंगे आज़ाद भी साथ मिल जाएंगे, ये भी मिल जाएंगे। एक देखिए बहुत सारी, मुझे तो ये चौधरी निसार वाला तो पता नहीं कहाँ से आ गया है, ये ऐसे ही आया जैसे सदारती निज़ाम का एक शोशा चल पड़ा था और वो भी वो हो गया था। जिस तरह उससे पहले 18वीं तरमीम का था, उससे पहले कुछ और था, तो ये तो वक्ती एक बुलबुले हैं पानी के। परवेज़ इलाही साहब का वो एक प्रॉब्लम है, मुन्नस इलाही वज़ीर, तो उनका मसला हल हो जाएगा। चौधरी सरवर साहब अल्हम्दुलिल्लाह वो साफ पानी का लेके तो वो बिल्कुल ही साइड पे वो अपना काम कर रहे हैं। अलीम खान साहब अपने केस भुगत रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब इधर हैं वो, और वो उनको ज़्यादातर वो फोकस करके बैठे हैं जहांगीर तरीन साहब पर। तो बाकी रह जाते हैं बुज़दार। तो बुज़दार साहब इमरान खान साहब ने बनाया था, किस तरह बनाया था, वो आजकल बड़ी भाग दौड़ कर रहे हैं। संजमील गुज्जर के पास गए हैं, इनडायरेक्ट वो बनी गाला में भी रब्ते कर रहे हैं और वो
अपने जो उनके अहले खाना और बाकी सारी चीज़ें भी कर रहे हैं, लेकिन ये कोई लंबा अरसा चलने वाला नहीं है, क्योंकि पंजाब, आप अगर पंजाब एक मुल्क होता तो ये पता नहीं दुनिया का कहते हैं 20 टॉप आबादी के लिहाज से 20 मुल्कों में होता है, और उसका बुज़दार का वज़ीर, यानी जो मुतालिया है नहीं, मुशाहिदा है नहीं, आपकी 5 मिनट आप किसी मौजू पे गुफ्तगू नहीं कर सकते, विजन नामी चीज़ कोई नहीं है, हर बात पे ज़हनी पसमानदगी झलकती है, और जो दावे एजेंडे वादे इमरान खान के उस पर पूरे नहीं उतरते। तो इमरान खान साहब को खुद भी पता है और ये सारा चीज़ें भी हैं, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़्यादा लंबा अरसा चलेंगे। तो फिर क्या रोके हुए है जब असद उमर नहीं बच पाए, फवाद चौधरी जिन्होंने तकरीबन सबसे ही लड़ाई ले ली इमरान खान साहब का दिफा करते करते और दूसरों पर तनकीद करते करते वो छत पे चढ़ गए, नीचे से इमरान खान साहब ने सीढ़ी खींच ली, तो बुज़दार साहब कैसे बचे हुए हैं जब ये नहीं बच पाए? जी जी बिल्कुल, ये भी एक वजह है कि क्योंकि 3 लोग इन्होंने पहले किए, उन 3 में से वो एक ये उस पे ये एतराज़, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, उसके बाद अगला किया, उसके बाद अगला किया, तो वो अभी जो ये ईरान के बाद वापस आएंगे तो इस पे मीटिंग्स होने वाली हैं, इस पे भी होने वाली हैं, फेडरल सतह पे भी होने वाली हैं, नीचे भी होने वाली हैं, ब्यूरोक्रेसी से जैसे मैंने कहा बहुत तंग हैं लोग, वो भी हैं आप, और इसके अलावा जो फाइल वर्क है, जो सारा कुछ है वो भी है। और एक बड़ा तासुर था कि ये इमरान खान को कहा गया कि ये गुड कॉप बैड कॉप हमें भी खेलना चाहिए, कि फॉर एग्जांपल आप अपना वो एजेंडा लेके चलें कि चोर हैं, करप्ट हैं, फलाना है, असद कैसर साहब, परवेज़ खटक साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, फिरदौस आशिक अवान साहबा, ये गुड कॉप का, लेकिन ये चलेगा नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक्चुअल लोग हैं, अब वो बड़े असद उमर के जाने के बाद वो कहते हैं जब आपने असद उमर की कुर्बानी दे दी है, जब आपने यहाँ तक कर दिया है, जब आपने उनको फवाद चौधरी को आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी उधर हटा दिया है, जिन्होंने नथिंग कुछ भी नहीं था और उन्होंने वो आपको सेव किया और इस तरह रखा, तो अब आपको हकीकी तब्दीलियां भी करनी पड़ेंगी। तो बुज़दार साहब चूँकि एक चांस पे थे, इसलिए मरकज़ में पहले मईशत पहला इशू था, बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी और इस पे बात हो रही थी, बजट करीब आ रहा था, IMF का करीब एमनेस्टी स्कीम करीब आ रही थी, तो इसलिए उन्होंने ये जो पहले किया कि मज़ीद डिले ना करें। लेकिन ये इसमें कोई हरगिज़ नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि उस्मान बुज़दार सब तब्दील होंगे, इसमें कोई डाउट, ये कब होंगे, थोड़ा देर से होंगे, थोड़ा पहले होंगे, ये हो सकता है। बड़े साहब जब भी होंगे, वो बिलावल भुट्टो आज कह रहे थे एक आंख बंद करके देखूं तो मुशर्रफ की हुकूमत दिखती है, दूसरी आंख बंद करके देखूं तो तहरीक इंसाफ में पीपल्स पार्टी की हुकूमत दिखती है, वज़रा नजर आते हैं। ये अगर वज़ीर आला पंजाब हटाएंगे तो तहरीक इंसाफ ही का लाएंगे ना, या किसी और का ले आएंगे? अल्लाह आपका भला करे, आपके इस जोकीलेपन को कायम रखे, बिल्कुल अपनी पार्टी के लगाएंगे इस मरतबा। ये बहुत सारी ऑप्शंस पे उन्होंने किया था, जैसे एक मरतबा दरमियान में बड़ी मूव हुई कि परवेज़ इलाही साहब को लगाया जाए, वो मुस्लिम लीग नून को ज़्यादा जानते हैं, मुस्लिम लीग नून से भी ज़्यादा जानते हैं, डिलीवर करते हैं, उनके 5 साल को कुछ लोग शहबाज शरीफ के 10 साल से बेहतर समझते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कमेटी या कोर कमेटी या इमरान खान साहब, उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट मिला, हम बड़ी पार्टी हैं, हमारा बंदा होगा, तो वहाँ वो उनका ही होगा। और मुझे तो फिरदौस आशिक का अपना भी लग रहा है कि वो हो सकता है उनके ऊपर वज़ीर आ जाए और वो एडवाइज़र रह जाएं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो बाकायदा एक मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री चलाएंगी। बहुत शुक्रिया। इरशाद भट्टी इस हवाले से तज्जिया दे रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ईरान के दौरे पर हैं और वहाँ पर उन्होंने ईरान में होने वाली दहशतगर्दी के हवाले से जो बयान दिया वो मौजूए बहस बना हुआ है, अनप्रेसिडेंटेड है। क्या इसके हवाले से बात हो सकती है और आगे जाके इसके का क्या आउटकम हो सकता है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात माजी में उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं। ईरान की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है कि पाकिस्तान की सरहद में मौजूद दहशतगर्द ईरान में दहशतगर्दी में मुलविस हैं। पाकिस्तान की तरफ से ईरान पर इल्ज़ाम लगाया गया कि मकरान कोस्टल हाईवे पर दहशतगर्दी के वाक़े में मुलविस दहशतगर्दों के ठिकाने ईरानी इलाके में हैं। इन इल्ज़ाम तराशियों के दरमियान वज़ीर आज़म इमरान खान ने ईरान का अहम दौरा किया, जहाँ दोनों मुल्कों ने इस बात पर इत्तफाक किया कि पाकिस्तान और ईरान अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान गुज़िश्ता रोज़ ईरान पहुंचे, जहां उनकी आज ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद दोनों ममालिक के सरबराहों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हमें इल्म है कि ईरान भी दहशतगर्दी से मुतासिर है। हमने तय किया है कि दोनों ममालिक अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे।
बहुत अहम बात की गई वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से कि जो ग्रुप पाकिस्तान में से ऑपरेट करते हैं और ईरान जिनसे मुतासिर हुआ है, दहशतगर्दी हुई है, उस हवाले से पाकिस्तान पहले बहुत दफ़ा कह चुका है कि वो अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। वज़ीर आज़म ने ईरान में बैठकर एक बार फिर से यही बात की, खुसूसी तौर पर ईरान के हवाले से की। इसके अलावा ईरानी सदर हसन रूहानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वज़ीर आज़म से मुलाकात में सरहदों पर सिक्योरिटी के लिए मुश्तरका फोर्स की तश्कील पर इत्तफाक किया गया है। ये बयानात इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान के ईरान रवाना होने से पहले वज़ारत ख़ारजा ने एहतजाजी ख़त ईरानी सिफारत खाने को भेजा, जिसमें सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई। इस खत के मुताबिक FC यूनिफॉर्म में मलबूस 15 से 20 दहशतगर्दों ने मकरान कोस्टल हाईवे पर गवादर के करीब 3 से 4 बसों को रोका। दहशतगर्दों ने बसों को रोका और बसों में मुसाफिरों की शनाख्त के बाद मुसल्लह अफवाज के 14 अहलकारों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। खत में मज़ीद लिखा है कि इस हमले की जिम्मेदारी BARS नामी दहशतगर्द तंजीम ने कबूल की। दहशतगर्द सरहदी इलाके से आए, कार्रवाई करके वापस चले गए। खत के मुताबिक पाकिस्तान कई बार इन सरगर्मियों के हवाले से इंटेलिजेंस शेयर कर चुका है। पाकिस्तान ईरान को इन बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों के तरबियती कैंप्स और सरहद पार लॉजिस्टिक बैनर्स से आगाह कर चुका है, लॉजिस्टिक बेसिस से आगाह कर चुका है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस शेयरिंग के बावजूद बदकिस्मती से इन दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के इस वाक़े पर एहतजाज करते हुए ईरान से दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। पाकिस्तान ने दावा किया कि दहशतगर्दों के ठिकाने ईरान में हैं और ईरान को बार बार इस हवाले से बताया भी गया, मगर ईरान ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईरान के हवाले से दावा किया कि मेरे पास अब मुसद्दिक़ा इतलात हैं कि हमलावरों के कैंप्स ईरानी सरहद के अंदर हैं। हमने इन कैंप्स के मकामात की भी निशानदही कर दी है। हम तवक्को करते हैं कि ईरानी भाई इन तंजीमों के खिलाफ एक्शन लेंगे। हमारे पास स्पेसिफिक फोरेंसिक एविडेंस मौजूद है, ये शेयर की जा सकती है टू ट्रेस दीज क्रिमिनल्स। ईरान के बॉर्डर रीजन से 15 से 20 दहशतगर्द दाखिल हुए। एक्शनेबल एविडेंस ईरानियन अथॉरिटीज़ के साथ शेयर कर दी है। इन कैंप्स की जो लोकेशन है उन्हें भी आइडेंटिफाई कर दिया है। न सिर्फ ये अनासिर हैं, ये इनके कैंप्स हैं और ये इनकी लोकेशन है। बलोच टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस उसका हिस्सेदार हैं। हम तवक्को करते हैं कि हमारे ईरानी भाई इन तंजीमों के खिलाफ एक्शन लेंगे। ये थी वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे से पहले की सूरत हाल। इससे पहले फरवरी के महीने में भी दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती कशीदगी देखने में आई थी। इससे पहले 13 फरवरी को ईरान के सरहदी इलाके में होने वाले खुदकश हमले में ईरान के पासदारान इनकलाब के 27 अहलकार मारे गए थे, जिसके बाद ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा था कि वो दहशतगर्द जो किसी और जगह से माली मदद हासिल करते हैं उन्हें खित्ते में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जबकि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा था कि हमले में मुलविस ग्रुप ने पाकिस्तानी सरजमीन इस्तेमाल की। इस पर हुकूमत पाकिस्तान को जवाबदेह होना चाहिए। पाकिस्तान गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर सकता और इस तरह के रवैये से पड़ोसी ममालिक के साथ ताउन को बहुत नुकसान पहुंचेगा। इस हवाले से पाकिस्तानी सफ़ीर को ईरानी वज़ारत ख़ारजा तलब करके एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया गया और ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का बयान सामने आया कि पाकिस्तानी सफ़ीर को तलब करके कहा गया है कि तेहरान पाकिस्तान से इस बात की उम्मीद रखता है कि वो अपनी सरजमीन में मौजूद जैशुल अदल नामी ग्रुप के खिलाफ संजीदा और फैसलाकुन कार्रवाई करे। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर की धमकी भी सामने आई कि अगर पाकिस्तान कार्रवाई नहीं करेगा तो ईरान खुद से कार्रवाई करेगा। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी भी उरूज पर थी। इससे पहले अक्टूबर 2018 में ईरान ने दावा किया कि उसके 12 सरहदी मुहाफिजों को अगवा कर लिया गया। बाद में पाकिस्तान ने नवंबर में 5 मुहाफिजों को बाजियाब करवा के ईरानी हुक्काम के हवाले किया। इसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान तलखी में कमी आई, मगर सरहद पार होने वाली दहशतगर्दी के मामले पर इल्ज़ाम तराशियाँ नई नहीं हैं। ये इल्ज़ाम हर थोड़े अरसे बाद सामने आता रहा है। अब दोनों ममालिक की आला क़यादत ने अज़म जाहिर किया है कि वो अपनी सरजमीन को दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खुद ईरान में बैठकर ये बात की कि ईरान पाकिस्तान में मौजूद जो दहशतगर्द के कैंप से उनसे मुतासिर होता रहा है। सीनियर तज्ज़ियाकार मुशर्रफ ज़ीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीदी साहब, बहुत शुक्रिया। जो हालात रहे, हालात व वाक़यात रहे, फिर उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का ईरान में बैठकर बयान, कैसे देख रहे हैं आप इस डेवलपमेंट को?
देखिए, पहले तो इसको एक तसलसल में हमें देखना चाहिए। न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने तकरीबन 2 हफ़्ते पहले ये तस्लीम किया कि कई जो गिरोह जिनका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगता है हिंदुस्तान की तरफ से, वो भी जो है पाकिस्तान ने जो है उनकी बुनियादें डाली थी। और अब जो ईरान में जाके उन्होंने फरमाया कि कुछ ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में जो ईरान पर हमला करते रहे हैं, तो ये एक हैरानकुन किस्म की आप समझ लें इंकशाफात हैं जो वो बैरूनी सरजमीन पे कर रहे हैं। अब इसको पॉजिटिवली भी देखा जा सकता है और नेगेटिवली। पॉजिटिवली ये कि अगर ईरान के साथ एक अंडरस्टैंडिंग हमारी बनना शुरू हुई है जिसमें कि ईरान जो है वो जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चीज़ें करता है, और वो स्ट्रेटिजिक लेवल पे भी हैं, टैक्टिकल लेवल पे और ऑपरेशन लेवल पे भी, तो फिर तो सेंस बनती है कि ईरान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको भी तस्लीम किया जाए और एक म्यूचुअल रीअश्योरेंस जो है दोनों ममालिक एक दूसरे को दें। लेकिन आज हमने ईरान की तरफ से इस तरह का कोई बयान देखा नहीं, ना हमने कभी पहले ईरान को तस्लीम करते देखा कि ईरान ने पिछले 70 साल में दीगर दफ़ा और ख़ास तौर पे जो पिछले चंद साल हैं उनमें कोई कसर नहीं छोड़ी हिंदुस्तान का साथ देने में, कोई कसर नहीं छोड़ी ऐसे गिरोहों के साथ वाबस्ता होने में जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ी चाबहार का जो नैरेटिव है गवादर और पाकिस्तान और सीपैक के ख़िलाफ़, उसमें जो है हिंदुस्तान के साथ शरीक होने में। तो अगर ईरान जो है वो हिंदुस्तान की पीछे जो दोस्ती में इतना दीवाना होने को तैयार है कि पाकिस्तान के सारे स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स को वो रद्द कर सकता है, तो फिर ये सवाल ज़रूर बनता है कि क्या बुनियाद थी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की वहाँ पर जाके ऐसी जो है एक बड़ी बात करने का। ज़ाहिर ईरानी सदर हसन रूहानी ने वो बात तो नहीं की जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने की, ना कुछ बात कबूल की, मगर सरहदों पर सिक्योरिटी के लिए मुश्तरका रैपिड फोर्स पर इत्तफाक किया गया। आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं दोनों ममालिक की कम से कम शिकायत ही एक दूसरे से ख़त्म हो जाएं, उसके लिए एक डेवलपमेंट अच्छी है? देखिए, अगर आम हालात होते तो ये बड़े खुशाइंद जो है डेवलपमेंट होती, लेकिन आप नोट कीजिएगा कि सेक्रेटरी माइक पोम्पेओ और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका में, उनका किस तरफ इस वक्त जो है वो कामज़न हुए हुए हैं। अभी हाल ही में, बल्कि मेरा ख्याल है आज फिर से एक और जो है इस पॉलिसी स्टेटमेंट आई अमेरिका की तरफ से, जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया है कि जितनी भी सैंक्शन रजीम से जो वेवर मिलता है ईरानी तेल को, वो वापस लेना चाहते हैं। अभी रिसेंटली जो ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड काउंसिल है उनको इंक्लूड किया गया है जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनमें। तो अगर ऐसे हालात में पाकिस्तान ऐसे ग्रुप्स के साथ मिलकर जो है बॉर्डर सिक्योरिटी देखेगा, तो इसमें पाकिस्तान को बहुत मोहतात अंदाज से आगे चलना होगा। इस सारी बात में ये याद रखना ज़रूरी है कि ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो कोई ये नहीं कहता, या किसी को ये कहना नहीं चाहिए कि किसी तरह से भी कंटिंजेंट होने चाहिए किसी और मुल्क पर, ख़ास तौर पे अमेरिका के एटीट्यूड पर। लेकिन पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल ज़रूरियात हैं, ख़ास तौर पे कैपिटल मार्केट्स में, और जो IMF के साथ सिलसिला चल रहा है, जो FATF के साथ सिलसिला चल रहा है, तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान को अपने हालात पर भी गौर करनी है और दूसरे ममालिक के साथ रिलेशनशिप जो है उनको भी जांच। आपने ईरान और इंडिया के ताल्लुकात के हवाले से जिक्र किया, ईरान के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से एक इत्तेहाद बना, उसमें ईरान नहीं था, पाकिस्तान उसका हिस्सा बन गया। ईरान ने शिकायत की कि ये एंटी ईरान इत्तेहाद बना है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की सरज़मीन पर बैठकर ईरान के ख़िलाफ़ बयान दे दिया। तो क्या हो कि कम से कम दो हमसाया ममालिक ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो फासले हैं वो कम हो, तनकीद का माहौल ना हो, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी का माहौल ना हो और वाक़यात भी ना हो रहे हो। देखिए, एक चीज़ तो वाज़ेह है कि पाकिस्तान पर एक बहुत भारी और मुश्किल जिम्मेदारी शुरू से जो है आयद है, और वो ये कि ये जो दो पोल्स हैं दुनिया इस्लाम में, एक तरफ सऊदी अरब और दूसरी तरफ ईरान, इन दोनों के दरमियान जितनी बड़ी जिम्मेदारी पाकिस्तान की शायद और किसी मुल्क की ना हो कि इन दोनों को बैलेंस रखना है। कभी भी इतना ज़्यादा किसी एक या दूसरे के ऑर्बिट में नहीं जाना कि दूसरा ये समझे कि पाकिस्तान उनके लिए थ्रेट बनेगा। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान को अपने मफादात बड़े क्लियरली देखने चाहिए।
पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक्त सऊदी अरब में मुकीम हैं और वो सालाना तौर पे अगर आप सिर्फ सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात की तरफ से जो रेमिटेंसेस पाकिस्तान में आती है वो देखें तो जो बुनियादी बैकबोन है इस वक्त पाकिस्तानी फॉरेन करेंसी की, फॉरेन एक्सचेंज की, वो रेमिटेंसेस हैं जो सऊदी अरब और यूएई से पाकिस्तानी मुकीम लेबरर्स और वर्कर्स, स्किल्ड और अनस्किल्ड, वो जो पाकिस्तान भेजते हैं। ये एक अहम सुतून है पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी का जिसको मद्देनजर रखते हुए बाकी चीज़ें देखनी होती हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान पे जैसे मैंने पहले कहा एक जिम्मेदारी आयद होती है कि ईरान को एलियनेट ना करे। अब ये जो केयरफुल बैलेंस इस्टेब्लिश करना है, इसमें यह देखना होगा कि आज का जो वजीर आजम का बयान था वो इस बैलेंस को जारी रखता है, कायम रखता है, या ये बहुत ज़्यादा ईरान की तरफ जो है मतलब एक तरफ से देखा जाएगा, ख़ासतौर पे अमेरिका और सऊदी अरब की तरफ से, कि एक बहुत ज़्यादा जो है प्रो ईरान स्टेटमेंट थी। ये हमने अपने तौर पर अंदरूनी तौर पर भी देखना है कि क्या वाक़ईतन हमारे पास ये सलाहियत है, ये कैपेबिलिटी है कि जिन ग्रोहों की शिकायत ईरान कर रहा है और जिनका जारी बात है प्राइम मिनिस्टर सोच रहे थे, उनके ऊपर क्या वाकई पाकिस्तान जो है वो उनको वाइप आउट कर सकता है या नहीं, ये सब चीज़ें देखनी होंगी। शुक्रिया, मुशर्रफ वज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक और मामला है पाकिस्तान में जिसमें साजिश की बू आ रही है, बार बार वो मामला उठ रहा है पिछले कुछ दिनों में। तफसीलात आपके सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से गुज़िश्ता कुछ दिनों से वाज़ेह और मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत एक मुहिम नज़र आ रही है जिसमें फैज़ाबाद धरना केस के फैसले का सहारा लेकर पहले उनकी शख्सियत पर सवालात उठाए जाते हैं, उनके कंडक्ट पर सवाल उठाए जाते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जाता है। और जब इस मामले पर रद्द-ए-अमल आता है तो वो जो जस्टिस काजी फाइज ईसा पर एतराज़ात कर रहे होते हैं पीछे हट जाते हैं, इन एतराज़ात की कोई ओनरशिप तक नहीं लेता। फैज़ाबाद धरने के फैसले से मुताल्लिक तहरीक इंसाफ की 2 नज़र-ए-सानी की अपीलों के बाद अब पंजाब बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने भी जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ कार्रवाई की करारदाद मंजूर की है जिसमें इंतहाई सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई है। अगर ये ज़बान कोई सियासतदान इस्तेमाल करता तो शायद अब तक उसे तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो चुका होता। 20 अप्रैल को पंजाब बार काउंसिल ने जो करारदाद पेश की उसके मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैज़ाबाद धरना केस का जो फैसला दिया है इससे कानून के उसूल मस्ख हो चुके हैं। हुकूमत ने फैसले के खिलाफ नज़रसानी अपील दायर करके दुरुस्त किया। इस फैसले में जस्टिस फाइज ईसा ने बिना किसी सबूत और हकाइक के अफवाज की तज़हीक की और हसास इदारों की साख पर सवालात उठाए। ये तासुर दिया कि ये इदारे ठीक नहीं। इस तरह उन्होंने हमारे दुश्मन भारत और भारतीय इंटेलिजेंस इदारे रॉ के बयानिए को मजबूत किया। पंजाब बार काउंसिल की करारदाद के मुताबिक जस्टिस फाइज ईसा ने अफवाज पाकिस्तान और हसास इदारों की तज़हीक की, इसलिए जस्टिस फाइज ईसा को बरतरफ करने के लिए आर्टिकल 209 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए। यह मुतालबा था जो परसों पंजाब बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से किया गया जिसमें इफ्तिखार इब्राहिम जो कमेटी के चेयरमैन हैं उनके दस्तखत भी मौजूद हैं। लेकिन इस करारदाद के बाद रद्द-ए-अमल भी सामने आया। सिंध बार काउंसिल, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, कराची बार और मलीर बार एसोसिएशन ने पंजाब बार काउंसिल की करारदाद के खिलाफ मुश्तरका तौर पर एक करारदाद मंजूर की जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की बरतरफी से मुताल्लिक पंजाब बार काउंसिल की करारदाद को मुस्तरद करते हैं। जस्टिस फाइज ईसा अहल, बावकार और आज़ाद जज होने के साथ साथ बेदाग शोहरत के मालिक हैं और उनकी वाहिद खामी ये लगती है कि वो सच बोलने के लिए तैयार हैं और अपने काम में किसी की हिदायत लेने के लिए तैयार नहीं। दिलचस्प बात यह है कि इस रद्द-ए-अमल के बाद पंजाब बार काउंसिल ने एक वजाहती बयान जारी किया जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि एग्जीक्यूटिव कमेटी की जानिब से जारी की गई करारदाद का पंजाब बार काउंसिल से कोई ताल्लुक ही नहीं। एग्जीक्यूटिव कमेटी बार काउंसिल की ज़ेली कमेटी है, जो करारदाद पेश की गई वो उसका अपना नुक्ता नज़र हो सकता है। पंजाब बार काउंसिल ने इस किस्म की कोई करारदाद पेश नहीं की। अब ये एक पैटर्न नज़र आ रहा है, एक सिलसिला नज़र आ रहा है। इससे पहले तहरीक इंसाफ की तरफ से फैज़ाबाद धरने के खिलाफ 2 नज़रसानी की अपीलें दायर की गई। पहली नज़रसानी की अपील कुछ दिन पहले मंजर-ए-आम पर आई जिसमें जस्टिस फाइज ईसा के कंडक्ट पर सख्त सवालात उठाए गए, उनकी शख्सियत पर सवालात उठाए गए, सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई। मगर जब इस दरख्वास्त के मतन पर तनकीद हुई तो किसी ने भी इसकी ओनरशिप नहीं ली, सब पीछे हट गए। दरख्वास्त गुजार तहरीक इंसाफ थी, वो खामोश रही। वकील ने दरख्वास्त की तरदीद कर दी जिसके कुछ दिन बाद तहरीक इंसाफ की तरफ से दूसरी नज़रसानी की अपील दायर हुई जिसमें दुरुस्त ज़बान इस्तेमाल की गई, एहतराम को मलूज़ खातिर रखा गया। अब यही मामला पंजाब बार काउंसिल की तरफ से हो रहा है। पहले एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ
करारदाद पास की, सख्त जबान इस्तेमाल की, उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया और जब इस पर रद्द-ए-अमल आया तो पंजाब बार काउंसिल ने उससे लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि बज़ाहिर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ जो मुहिम चल रही है उसकी बुनियाद फैज़ाबाद धरना फैसले को बनाया जा रहा है और जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा को टारगेट किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।